आज का पहला प्रश्न है, हेमाटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पौधों के प्रजनन, ऑप्शन बी रक्त, ऑप्शन सी जानवर के खान पान की आदत और ऑप्शन डी हड्डी। सही उत्तर है रक्त। वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए आर्कियोलॉजी, ऑप्शन बी आर्कियोलॉजी, ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी और ऑप्शन डी एंड्रोलॉजी। सही उत्तर है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। एक्थोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी आनुवंशिकी और ऑप्शन डी क्रमागत उन्नति। सही उत्तर है फिजियोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए हेल्कोलॉजी, ऑप्शन बी हेप्टोलॉजी, ऑप्शन सी हेटेरोलॉजी और ऑप्शन डी जेरियाट्रिक्स। सही उत्तर है हेप्टोलॉजी। इसके अंतर्गत पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी अल्सर का अध्ययन है और जेरियाट्रिक्स बुजुर्ग के स्वास्थ्य के देखभाल का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी और ऑप्शन डी जीवाश्म विज्ञान। सही उत्तर है एक्सोबायोलॉजी। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का तथा जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पदार्थों के अवशेष का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी आर्कनोलॉजी, ऑप्शन सी एपियोलॉजी और ऑप्शन डी साइनोलॉजी। सही उत्तर है आर्कनोलॉजी। आर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन, एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन और साइनोलॉजी कुत्ते का अध्ययन। अगला प्रश्न है, सौरनोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी तिलचट्टा, ऑप्शन सी छिपकली और ऑप्शन डी सांप। सही उत्तर है छिपकली। एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है और सर्पेंटोलॉजी में सर्प का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी बार्डोलॉजी और ऑप्शन डी हार्पेटोलॉजी।
सही उत्तर है ऑर्निथोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन है। हार्पेटोलॉजी उभयचर तथा सरीसृप वर्ग के जंतुओं का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, पॉलियोंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए हड्डियाँ, ऑप्शन बी जीवाश्म, ऑप्शन सी कठोर कोशों और ऑप्शन डी पंखों। सही उत्तर है जीवाश्म। अगला प्रश्न है, माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए मानव कोशिकाओं, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी जीवाणु। सही उत्तर है कवक। अगला प्रश्न है, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए सपने, ऑप्शन बी भगवान, ऑप्शन सी नदी और ऑप्शन डी रंग। सही उत्तर है सपने। ओनेरियोलॉजी में यह अध्ययन किया जाता है कि वर्तमान के काम के साथ सपनों का क्या संबंध है और मस्तिष्क इसे कैसे प्रोसेस करते हैं। अगला प्रश्न है, सेरिकल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन, ऑप्शन बी रेशम कीड़े का पालन, ऑप्शन सी मत्स्य पालन और ऑप्शन डी पौधों का विकास। सही उत्तर है रेशम कीड़े का पालन। पीसीकल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जीव विविधता, ऑप्शन बी कर ढांचा, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान की एक शाखा और ऑप्शन डी मानव व्यवहार का अध्ययन। सही उत्तर है जीव विविधता। आधुनिक वर्गीकरण की नींव केरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में डाली थी। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली में प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। जैसे कि रूई माछ के वैज्ञानिक नाम लोबियो रोहिटा है। इनमें से लोबियो इसका वंश है और रोहिटा इसका जाति है। अगला प्रश्न है, जानवरों को उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इथोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी क्लाइमेटोलॉजी और ऑप्शन डी इकोलॉजी। सही उत्तर है इकोलॉजी। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी न्यूक्लियोलस और ऑप्शन डी नाभिक। सही उत्तर है नाभिक। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। अगला प्रश्न है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है? ऑप्शन ए अंतःप्रद्रव्य जालिका, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी गोल्जिकाय और ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। सही उत्तर है नाभिक।
नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक ही कोशिका की कार्य को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन ए हरितल बक को, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन सी लाइसोसोम्स को और ऑप्शन डी राइबोसोम्स को। सही उत्तर है राइबोसोम्स को। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण हैं, जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग केवल पशु कोशिका में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन सी सेंट्रोसोम और ऑप्शन डी राइबोसोम। सही उत्तर है लाइसोसोम। लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी खोज वर्ष 1955 में डी दुबे ने की थी। इसका प्रमुख कार्य कोश में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थ का पाचन है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म्स में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी उत्तक और ऑप्शन डी नाभिक। सही उत्तर है कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण लाइसोसोम में होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। अगला प्रश्न है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए केवल समसूत्रण, ऑप्शन बी केवल अर्धसूत्रण विभाजन, ऑप्शन सी माइटोसिस और मियोसिस दोनों और ऑप्शन डी ना समसूत्रण और ना ही अर्धसूत्रण विभाजन। सही उत्तर है केवल समसूत्रण विभाजन। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाएं बनाती है।